नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के और जुझारू नेता हैं, पूरे हिंदुस्तान के युवा और सशक्त जो नेता हैं उनमें इनका नाम शरीक है और ज़मीन पर अच्छी बैठ रखते हैं। आपने अपने विरोधी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को सुना होगा। डॉक्टर साहब हैं, इलाज कुछ बता रहे थे कि कैसे कैसे इलाज करें जो मुश्किलें आ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब विरोधी आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उनका धर्म है आलोचना करना, अच्छा भी होगा तो भी आलोचना करेंगे, बुरा होगा तो आलोचना बनती है। मुख्यमंत्री के तौर पर आपको क्या लगता है कि विपक्ष ज्यादा हार्श होता है आलोचना करने में या रियलिटी से दूर है, क्योंकि वो जमीन से कट चुके हैं, जमीन पर जनता ने आपको जिताया? यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में की बात है, 15 साल सत्ता में रहने के बाद वो आसमान से टपके खजूर भी नहीं लटके, सीधा जमीन पे गिरे हैं। 15 साल सत्ता में रहे साहब और 14 सीट में सिमट गए। इनको तो समझ ही नहीं आ रहा हम करें क्या, किसका विरोध करें किसका न करें, हमारे रास्ता क्या है। अभी उनके राष्ट्रीय प्रभारी भी 2 दिन रह के गई हैं, तो वो भी नसीहत दे के गई हैं कि कुछ तो करो, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रहा करें क्या। क्योंकि यदि कुछ बोलते हैं तो उल्टा पलट के आता है, एक उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली उनके तरफ। कि 15 साल में इतने सब कुछ किए हैं तो फिर वो 3 गुना वापस हो जाता है उनके तरफ। लेकिन मुख्यमंत्री जी, विपक्ष का काम तो है सवाल उठाना कि जो वायदे आपने किए थे, चाहे वो बोनस का मामला हो, धान के बोनस का मामला हो, या और भी जो वायदे आपकी सरकार लेकर आई थी, रोजगार का मसला हो, या ज़मीन पर जितने भी वायदे आप कर आए थे, 2 साल में आपको लगता है कि आप नज़दीक पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल, हमने 36 वादे किए थे और 24 वादे पूरा कर दिए, और बड़े बड़े वादे पूरे किए। चाहे वो ऋण माफ़ी का है, छत्तीसगढ़ में सबसे बढ़िया ऋण माफ़ी हमने किया, एक किसान शिकायत नहीं किए, पूरे कर्जे माफ़ हो गए। दूसरा हमने कहा 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदेंगे, हमने खरीदा। लोहांडीगुड़ा में जो ज़मीन किसानों की थी, 1700 किसानों की 4200 एकड़ ज़मीन आदिवासियों की, हम वापस करेंगे, हमने कहा था, हमने वापस कर दिया। 4000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदेंगे, वो हमने कर दिया। पहले इनके शासनकाल में 7 ही लघु उपज खरीदी होती थी, अब हमने 52 कर दिया। समर्थन मूल्य में खरीदी हम लोग कर रहे हैं। फॉरेस्ट एक्टिव रिव्यू लगातार चल ही रहा है। आदिवासियों को जो वनांचल में रहते हैं उनको ज़मीन देने का काम है। न केवल व्यक्तिगत दावे बल्कि सामुदायिक दावे के पट्टे भी हम दे रहे हैं। तो जो वादे हमने किए थे, बिजली दर आधा करने की बात हमने की थी, वो हमने कर दिया। तो सारे जो वादे किए थे उसमें मैक्सिमम हमने कर दिया है। अभी मैं सुन रहा था रमन सिंह जी को, वो कह रहे थे कि बोनस देने की बात इन्होंने कही थी और नहीं दिए, किस्तों में दे रहे हैं। तो रमन सिंह जी, आप तो 300 रुपये देने की बात कही थी आपने, 2100 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात आपने की थी। 2100 तो कभी दिए नहीं, 300 रुपया भी। उनकी स्थिति ये थी, चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस, 3 साल जनता को पहचानते ही नहीं थे। तो ये स्थिति उनकी रही है। अब वो किस मुंह से बात करेंगे बोनस नहीं? हम आज स्थिति ये है कि कोरोना काल में देश के किसी भी राज्य के आर्थिक स्थिति क्या बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ कोरोना के संकट हुए, मंदी का दौर चल रहा है। देश में भी मंदी का दौर चल रहा है, जीडीपी घट गया है, जीडीपी का आकार कम हो गया है। ऐसे परिस्थिति में आज हम किस्तों में भी दे रहे हैं। किसान इससे कम से कम किसान संतुष्ट है कि हमें मिल तो रहा है, पिछले सरकार में मिलता भी नहीं था। अच्छा, और बड़ी बात यह है कि हम समय समय पे दे रहे हैं। अब तो किसान ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार से दीजिए, जैसे हमने 21 मई को दिया था, 20 अगस्त को दिया, तो ये 21 मई को दिए, मतलब कृषि कार्य शुरू करना है उस समय पैसा दिए। फिर 20 अगस्त वो समय है जब आदमी रोपाई कर लेता है, निदाई करना है, मजदूरों को चुकारा करना है। फिर उसी समय तीज त्यौहार का सीजन आता है, उस समय उसका खर्चा होता है, क्योंकि तीजा त्यौहार रहता है किसान के लिए वो बड़ा खर्चा है, क्योंकि बेटी घर आती है, उपवास रखती है। फिर हमने 1 नवंबर को दिया, राज्य स्थापना दिवस के, दीपावली के ठीक पहले दिया। दीपावली के समय भी खर्चा रहता है। तो बिल्कुल समय समय पर किसानों को पैसा मिला है। यदि एकमुश्त मिल जाता है तो सब में खर्चा हो जाता है और दीपावली के समय फिर से हमको कर्जा करना पड़ता। आपने बिल्कुल ठीक दिया है, इसी को आप जारी रखें। और हम कह रहे हैं कि अगले साल से भी इसी प्रकार से ही देंगे,
ताकि किसानों को सही समय पे उनको राशि मिल जाए, ताकि कृषि कार्य में कोई प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन इन्होंने तो दिया नहीं साहब। अब दिया नहीं है, जो नहीं दिए हैं वो देने वाले से सवाल पूछें, ये तो अजीब बात है। 15 साल में आप दे नहीं पाए, 2 साल में मुझसे सवाल कर रहे हैं आप। अच्छा मुख्यमंत्री जी, मैं एक राजनीतिक के तौर पर आपसे पूछूं कि आज आप कैप्टन अमरिंदर सिंह या और भी आपके सहयोगी जो अलग अलग दलों से हैं, जो खुश बहुत होंगे इसलिए कि पहली बार नरेंद्र मोदी को किसानों ने चुनौती दी है। कितना बड़ा मुद्दा देश के सामने आया है कि विपक्ष समर्थन बस दे दे, लेकिन किसानों ने दिल्ली बंद कर दी, भारत बंद कर दिया और चारों तरफ सरकार को एक तरह से बता दिया कि हम आपकी सुनेंगे नहीं, हमको जो चाहिए वो देना पड़ेगा। एक ऐसा आंदोलन जो कहा जा रहा है कि विपक्ष उसको सपोर्ट दे रहा है और विपक्ष का जिम्मा भी है। अकाली दल ने समर्थन वापस लिया, उसको आप मजबूरी कहें या जरूरी कहें, करना पड़ा। तो बड़े दिनों बाद आप लोगों के चेहरे पर सरकार को घेरने की खुशी होगी और अब लगता है कि सरकार इस मुद्दे पर कम से कम घेर गई है, किसानों के मुद्दे पर, कि आप बातें कुछ भी कर लो लेकिन किसान आपसे सहमत नहीं। आप सवाल क्या कर रहे हैं? मैं सवाल ये कर रहा हूं कि मोदी सरकार पहली बार दबाव में दिख रही है कि किसान सड़कों पर है और वो मान नहीं रहा है, सरकार की किसी बात पर उसको यकीन नहीं है। देखिए, घिर तो हर सवाल में रहे हैं, हर कदम में उस घिरे हुए हैं। नोटबंदी के जवाब आज तक कितना नोट जमा हुआ बता पाए क्या? नहीं बता पाए। जीएसटी से किसको फ़ायदा हुआ बता पाए क्या? लॉकडाउन से किसको फ़ायदा हुआ बता पाए क्या? वो किसी काम को नहीं बता पाए। किसानों को बोले कि आप आय दोगुना कर देंगे, बता पाए क्या? लेकिन ये बात सही है, अभी जो 3 काले कानून वो लोकसभा में पारित किए उससे निश्चित रूप से गिर गए किसान। और सबसे पहले राहुल जी ने इसका विरोध किया था, कांग्रेस ने विरोध किया था। हमने विधानसभा में अपने किसानों की सुरक्षा के लिए हमने बिल भी पारित किया और किसान आंदोलनरत हैं। और बिल्कुल से ये बात सही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस उसे समर्थन कर रही है। लेकिन एक सवाल और है, भारतीय जनता पार्टी लोकपाल के समय अन्ना हजारे के आंदोलन में समर्थन किए थे कि नहीं किए थे? आरएसएस उसमें शामिल था कि नहीं था? बीजेपी उसमें शामिल थे कि नहीं थे? और यदि थे तो फिर उस मुद्दे का क्या हुआ? लोकपाल आज तक के बना क्यों नहीं? क्यों 7 साल हो गए आपकी सरकार बने। जब उस आंदोलन का आपने समर्थन किया था, उसमें शामिल थे, तो वो लोकपाल आज तक आया क्यों नहीं? हम तो कह रहे हैं इस आंदोलन में हम शामिल हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। शामिल मतलब समर्थन कर रहे हैं। हम विधानसभा में पारित किए, लेकिन लोकपाल में उस आंदोलन में आप शामिल थे कि नहीं थे? और थे तो आज वो लोकपाल का क्या हुआ? लेकिन भूपेश जी, सवाल रमन सिंह भी पूछ कर गए हैं आपसे कुछ देर पहले, आपने सुना भी होगा। और सरकार भी बार बार कह रही है, मंत्री कह रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, पीयूष गोयल हो या सरकार के जो भी प्रवक्ता हैं केंद्र में, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी विरोध करें, उनकी कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो विरोध करें, विधानसभा में इस बिल के खिलाफ बिल पास करें। लेकिन आपके तो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था यही तीनों चीज़ें, तो फिर आप कैसे अलग हो गए बीजेपी से? यही मैनिफेस्टो में था, वो पढ़ के सुनाते हैं पूरा। नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो तो आप सुना रहे हैं, आपको भी पता है। भाजपा का विजन देखें आप। सरकार किसकी है? भाजपा की। तो मैनिफेस्टो किसका लागू होगा? कांग्रेस का। तो फिर कांग्रेस को सत्ता दे दीजिए, हम लागू करके बताएंगे। 1 मिनट के लिए जी, मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ। अभी रमन सिंह जी बोल के गए हैं किसान को अपनी गलती के एहसास होगा। मतलब जो अभी आंदोलन कर रहे हैं किसान गलत कर रहे हैं, ये रमन सिंह जी बोल के गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मुझे बेहद तकलीफ है इस बात से कि जो किसान ये को नासमझ समझे और अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझे, ये फितरत इनकी रही है कि दूसरे को नासमझ समझते हैं। और किसान नासमझ नहीं साहब, अपना हित बेहतर जानते हैं। और इस कारण से राशन पानी लेके दिल्ली चढ़ गए हैं। और अभी आर पार की लड़ाई, यस और नो, यही कर रहे हैं। तो ये आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं और आर पार की लड़ाई होगी। किस बिना पे कहते हैं कि ये तीनों कानून देश के हितकर में है, किसानों के हितकर में है? केवल किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। ये जो 3 कानून हैं, इसमें 2 कानून जो है वो सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है कि मंडी एक्ट, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग।
और तीसरा है देश के आम उपभोक्ताओं का जो आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त कर दिया। ये देश के आम उपभोक्ता, जिससे आपके घर के जो मंथली जो आपका खर्चा है वो भी प्रभावित होगा, आपका राशन का जो बजट है ना वो प्रभावित होने वाला है। उसका सीधा उदाहरण, जिस दिन ये कानून पारित हुआ तो 10 रुपये और 20 रुपये बिकने वाला प्याज 100 और 150 रुपये पहुँच गया था। 20 रुपये का आलू 70 और 80 रुपये में बिकने लगा था। उसका प्रभाव ये है कि वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को आपने समाप्त किया है। तो किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि देश के आम उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ रहा है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं कि सरकार में बीजेपी है, बीजेपी ने इस बिल को पास किया, आप लोगों ने संसद में विरोध किया, अकाली दल ने संसद में अपना मंत्री जो पद था, या कहें कि उनकी एक मजबूरी है कि पंजाब का किसान अगर सड़क पर है तो आप सत्ता में कैसे रह सकते हैं, तो उनकी तरफ से हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस के आपके सहयोगी, आपके वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि ये अकाली दल इसमें शामिल था बनवाने में, लेकिन अकाली दल का कहना है कि कांग्रेस ये भूल गई कि उसने भी ये गलती दोहराई थी। अब आप कह रहे हैं कि हमको सत्ता दे दें, तो सत्ता तो आपके पास बहुत रही है, मनमोहन सिंह जी भी सरकार में रहे हैं, राहुल गांधी भी उसको समय समय पर दिशा देते रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कभी कहा था जय जवान जय किसान, जवानों के ऊपर भी राजनीति होती है, लेकिन आज किसान को लेकर राजनीतिक एकता की जब बात की जाए या किसान के मुद्दों पर बात की जाए तो वो भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल इसमें इस खेमेबंदी में बट गया कि कौन इंस्टिगेट कर रहा है, कौन उनको खाना खिला रहा है। केजरीवाल साहब सपोर्ट दे रहे हैं या बीजेपी की सरकारें कह रही हैं कि साहब हमारा किसान संतुष्ट है, हमको सब कुछ मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसान के मुद्दे पर क्या इस राजनीति को ख़त्म करके उनकी बात पर सामूहिक तौर पर यह नहीं हो सकता कि देश की संसद 10 दिन, 15 दिन, महीने भर किसानों के मुद्दे पर चर्चा करे कि साहब यही तो है जो देश को आगे ले जाने की बात करता है, ज़मीन पर रहता है, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, हर मौसम की मार सहता है, और आप दुगनी तिगनी इनकम की बात करते हैं। तो क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? पहली बात तो यह है कि पिछले सवाल का उत्तर मैं दे दूं कि जो मैनिफेस्टो हमारा है, आपने कहा है कि रविशंकर के भी उस दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, रविशंकर जी ने भी यही कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 2 बिंदु को लेकर वो बात करते हैं, हम 22 बिंदु लिखे हैं उसमें, और 22 बिंदु लिखे तो सबको लागू करो ना। केवल 2 बिंदु को उठाकर आप करेंगे तो कैसे बात बनेगी? अब 22 बिंदु को हमने तो कहा था कि हर 4-5 गांव के बीच में मंडी होना चाहिए, क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? समर्थन मूल्य में खरीदी होना चाहिए, वो क्यों नहीं करें? और राहुल गांधी जी ने न्याय की बात कही, हर परिवार को 72,000 रुपये मिलना चाहिए, गरीब परिवार को, तो उसको भी लागू करो ना आप, लेकिन वो आप लागू नहीं करते। दूसरी बात आपने कहा कि इसमें चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के लिए ही तो लोकसभा और विधानसभा है, और सत्ताधारी दल भाग रहा है, राज्यसभा में उसकी बहुमत नहीं है और उसके बाद भी उन्होंने पारित करा दिया। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है लोकतंत्र का? आपने वोटिंग करने नहीं दिया, वोटिंग राइट होता है सांसदों का, और उस वोटिंग को करने नहीं दिया, तो आप संसद को मजाक बना कर रखें, जैसा चाहें आप वैसे चलाना चाहते हैं। बहस, स्वस्थ परंपरा तो यही कि आप बहस करें, बात आए, विपक्ष यदि आपको सकारात्मक कोई सुझाव दे रहे हैं उसे सुने। अब ये कानून है, वो किसान मानने के तैयार नहीं, इससे हमको लाभ होगा। तो अब फिर आरोप लगा रहे हैं कि अड़तिया लोग अड़तिया की जगह बिचौलिया शब्द प्रयोग इन्होंने किया और बिचौलिए लोगों के आंदोलन चला रहे हैं। किसान अपना हित नहीं समझता। आप नए उस कानून में सुधार करते, आपने ख़त्म कर दिया, सुधार नहीं किया साहब, आपने ख़त्म कर दिया। जैसे बिहार में सरकारी मंडियाँ समाप्त, और सरकारी मंडी समाप्त कब हुआ? 2006 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ख़त्म किया। आज स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ में किसान 1865 रुपये में अपना धान बेच रहे हैं, और राजीव गांधी किसान योजना का लाभ अलग से 10,000 रुपये प्रति एकड़ के लाभ पा रहे हैं, और बिहार में अभी 700 और 800 रुपये क्विंटल में धान बेच रहे हैं। तो कौन सी व्यवस्था बढ़िया है? तो छत्तीसगढ़ की यदि व्यवस्था अच्छी है तो इसको भारत सरकार को स्वीकार कर ले। छत्तीसगढ़ में जो मॉडल है किसानों के लिए वो भारत में लागू हो, सब किसानों को उतना मिले, क्यों नहीं कर सकते आप? लेकिन आपकी तो चिंता ये रहती कि केंद्र सरकार ना आपको धान खरीदने के लिए पैसे देगी, ना बारदाना समय पर देगी, तो
अच्छा इसलिए कि अगर आप अच्छा करेंगे और वो आपको अडॉप्ट करेंगे तो फिर तो पॉलिटिकल सिस्टम में भाई आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको काम करने नहीं आता, आपको खेती किसानी समझ नहीं आया, तो हमारी गलती तो नहीं है। नहीं समझ आया तो जो समझदार हैं उसका उसके उसके हिसाब से काम कर लेते, इसमें शर्म क्या है? तो आईना फिर से भेजेंगे, है जी? आईना फिर से भेजेंगे। एक बार भेज दिया, बार बार थोड़ी भेजा जाता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप बात करते हैं कि हम एक नए मॉडल पे काम कर रहे हैं, बड़ी चर्चा है, आप गोबर के भी पैसे दे रहे हैं लोगों को। रमन सिंह जी कह के गए कि साहब वहाँ चारा घोटाला हुआ था बिहार, जिसका जिक्र आपने किया, तो आगे चल के एक समय आएगा, लोग कहते थे कि ये ज़मीन जो है सोना उगलती है और आदमी की जो घूरे के दिन भी बदलते हैं, कहावत है ग्रामीण अंचल में, जैसे हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लोग समझते हैं ये घूरे के दिन बदलते, गोबर के दिन बदल दिया आपने, ये कौन सा मॉडल है? देखिए, रमन सिंह जी को घोटाला ही नजर आएगा, और वो बिहार की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं करते? नान घोटाला 36,000 करोड़ का हुआ, उसके बारे में उदाहरण देते। वो भी गरीब का चावल था वो, और उसको डकार गए। 56 लाख परिवार है छत्तीसगढ़ में, और 72 लाख राशन कार्ड आपने बना दिया। सरकार के खजाने से हर महीने एक राशन कार्ड के पीछे 1100 रुपया हर महीने जा रहा था। अब हिसाब लगा ली कितने हजार करोड़ गया कहाँ ये? वो रमन सिंह जी वो तो बता दिए ना कि उस मुख्यमंत्री आप हैं, आपका तो सब कुछ रिकॉर्ड होगा, कहाँ है लिंक में? इसमें नेता प्रतिपक्ष जी जो इनके बहुत खास हैं रमन सिंह जी के, उन्होंने हाई कोर्ट में आवेदन लगाया है कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया है कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। ये पहली बार देख रहा है कि विपक्ष की जांच नहीं होना चाहिए, इसलिए पिटीशन लगाए हुए हैं। और जहाँ तक गोबर की बात है, ये लोग गौशाला चला रहे थे, बड़े गौ भक्त बनते हैं, गौ भक्त बनते हैं, लेकिन गाय की क्या सेवा की है? हमारे छत्तीसगढ़ में इन्होंने गौशाला के नाम से, अभी बृजमोहन जी चले गए, कृषि मंत्री थे, और उन्होंने कृषि में से जो कृषि मंडी से जो आय होती है उसको भी गौशाला में पैसा दिया जा सकता है, ये परिवर्तन विधानसभा में उन्होंने कराया, और मंडी के भी पैसे से वो गौशालाओं को पैसा देना शुरू किए। स्थिति क्या हुआ, हमारे दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गौशाला चला रहे थे, लाखों रुपया उसको दिए गए, लेकिन वो तो मोटा होते गया, गाय दुबली होती गई, और स्थिति यह है कि सैकड़ों की तादाद में गाय मर गई, और वो वहीं तक के नहीं रुका, उसके चारा ही नहीं डका रहा, बल्कि उसको चमड़ा भी बेचा, उसकी हड्डियां भी बेच दी, और उसकी अतड़ियाँ से पैसा कमाने के लिए अपने गौशाला के बगल में एक तालाब बनाया होता है, जिसमें जो मांस खाने वाली मछली होती ना, उसके चारा का काम, तो वो सब कुछ गाय से चारा भी डकार गया, उसके मांस, उसकी अतड़ियाँ, उसके चमड़े, हड्डियाँ सब बेच दिए। तो ये ऐसे गौ भक्त हैं इसी छत्तीसगढ़ में। और इससे हमने ये देखा कि आखिर इस समस्या का हल क्या है? केवल राजनीति है? मुझे हरीश शंकर परसाई जी की याद आती है, आपके जबलपुर के हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं बचपन में उनके घर खेला हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने उनके साथ काम किया, वो प्रोफेसर रहे हिंदी के। उनका एक व्यंग है, आपको याद होगा, कि पूरी दुनिया में जो गाय है वो दूध देने का काम करती है, अकेला हिंदुस्तान है जहाँ वोट देने का काम करती है। गाय के नाम से वोट लेते हैं, सरकार बनाते गिराते हैं, लेकिन गाय की कभी सेवा ये लोग नहीं किए। हमने तय किया, हमने बहुत रिसर्च किया कि आखिर इस समस्या का निदान क्या है। हमने तय किया कि गोबर हम खरीदेंगे। गोबर खरीदेंगे तो सीधी बात है बॉस, मवेशी गोबर तब देंगे जब चारा उसको मिलेगा। चारा जब तक कि आप नहीं खिलाओगे, गोबर तो मिलने से रहा। और जब आपको गोबर चाहिए तो फिर आप बांध के भी रखेंगे, और बांध के रखेंगे तो आपकी फसल भी बचेगी, रोड के एक्सीडेंट भी कम होंगे, और उसके बाद उसी से वर्मी कंपोस्ट बनाओगे तो आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, आपकी जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे, तो बहुत सारी बीमारियां हो रही है उससे भी बचत होगा, लोगों का आय भी बढ़ रहा है। अभी देखिए 4 महीने में हमने 60 करोड़ रुपया का पेमेंट किया है, और वो ऐसे लोगों की भी गए जिसमें से 40% लोग हैं जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिसके पास कोई जानवर नहीं है, लेकिन वो गोबर बीन के ही बेच रहे हैं। और ऐसे भी उदाहरण हैं, मीडिया के माध्यम से ही आप जानकारी ले लें
कि कोई स्कूटी खरीद रहा है, कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है, गोबर बेच के 2 और मवेशी खरीद लिए हैं। ये स्थिति, और एक एक चरवाहा 20-20, 25, 30-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं हर महीने। तो ये उनके जो गरीब लोग हैं उसके आय का साधन हुआ है। और दूसरा ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पहले उन्हारी की परंपरा थी, धान के बाद उन्हारी लेते थे, लेकिन ये खुले में चराई के कारण से उन्हारी फसल लेना बहुत गांव में बंद हो गया था, अब फिर से शुरू कर रहे हैं, तो ये फायदा हो रहा है। अच्छा, आपने परसाई जी का जिक्र किया, हरिशंकर परसाई। आपने कहा कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां गाय वोट देती है। मैं आपसे पूछता हूं, अब आपका गोबर भी आपको वोट नहीं देगा? जब मोटरसाइकिल में लोग घूमेंगे, कार खरीदेंगे, तो बीजेपी को तो दर्द होगा कि आपने नया वोट बैंक तैयार कर लिया, गोबर खरीद रहे हैं और वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, तो आपका गोबर भी अब वोट देगा। मेरे काम से प्रसन्न होके यदि मतदाता या जनता जो लाभान्वित हो रहे हैं मुझे वोट दे, तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो सेवा ही कर रहा हूँ। और मैं घोषणा पत्र में ये नहीं कहा था मैं आपको गोबर खरीदूंगा, लेकिन ये 2 साल में हमने तय किया कि हम गोबर खरीदेंगे, और 4 महीने पहले से हमने उसकी शुरुआत कर दी। लेकिन जब आप लोग विपक्ष में होते हैं तो आप कहते हैं कि बीजेपी वाले राम पर भी अपना पेटेंट दिखाते हैं, गाय गोबर गोमूत्र पर भी इनका पेटेंट होता है, और आप विपक्ष में जब रहते हैं तो आप कलई खोलते हैं। अब सत्ता पक्ष में है, सत्ता में सरकार में है, तो आपने कहा कि किस तरह के गौभक्त हैं कि जो हड्डियां से लेकर मांस तक बेच डालते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गाय कभी आस्था का मुद्दा, सबकी आस्था का मुद्दा है, हिंदुस्तान है तो अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाती है, गाय पर बवाल भी होता है। राम मंदिर को लेकर भी कहा गया कि अब राम नाम जपने को कांग्रेस जैसी पार्टियां मजबूर हुई हैं, जो राम मंदिर का विरोध करती थी, अड़ंगा लगाती थी, कपिल सिब्बल जैसे वकील लगा देती थी कि मामले का फैसला नहीं होना चाहिए। भूपेश बघेल तो कौशल्या माता का मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं, राम पथ गमन की बात कर रहे हैं, वहाँ राम जी का आशीर्वाद पूरा नहीं मिल पाया आपके बड़े भाई और मित्र कमलनाथ जी को, वो बीच में ही सरकार चली गई उनकी, वो भी इसी तरह से कुछ करना चाहते थे। हनुमान भक्त है, बड़ा सा हनुमान मंदिर बनाया हुआ है। तो आखिर ये जो पेटेंट की जो लड़ाई है, बीजेपी आगे कैसे निकल गई? पहली बात तो ये है कि बहुत सारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक साथी बैठे हैं, और रमन सिंह जी भी अभी अपने घर गए हैं, तो मुझे देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। पहली बात तो है कि इनके जो आदर्श हैं सावरकर जी, और उन्होंने गाय के बारे में क्या कहा है वो थोड़ा पढ़ लें, और महात्मा गांधी ने गाय के बारे में क्या कहा उसको भी पढ़ लें। महात्मा गांधी ने कहा था कि गाय है वो माता से भी बढ़कर है, मरने के बाद भी हमारे लिए चमड़े छोड़ जाती है, हड्डियां छोड़ जाती है, जो उपयोग में आता है। हड्डियां से खाद बन जाता है, खेतों में काम आता है, और चमड़े हैं उससे हम जूता बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं और दूसरे प्रकार की वस्तु बनाते हैं। तो माँ से भी बढ़कर ये महात्मा गांधी ने कहा था। और सावरकर ने क्या कहा था? सावरकर ने ये कहा था, जो अपने ही मलमूत्र में बैठे और अपने पूंछ से ही उस मलमूत्र को अपनी पीठ पे, अपने शरीर पे लेप करे, वो माता कैसे हो सकती है? ये सावरकर को के लेख हैं साहब। और सावरकर ने राम के बारे में क्या कहा? राम को भारतीय जनता पार्टी पुरुष मानते हैं कि भगवान मानते हैं, ये बता दे। और इनके जो आदर्श नेता है वो क्या बोले हैं उसके बारे में बता दे। वही पुरुष है कि वो भगवान है? हमारे ये लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं साहब, ये उत्तेजक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इनका जो हिंदुत्व है और इनका जो राष्ट्र प्रेम है, ये उत्तेजक राष्ट्रवाद है। और हमारे जो राष्ट्रवाद है वो पारंपरिक राष्ट्रवाद है। और ये राष्ट्रवाद कहाँ से आता है? वेदों से आता है। वो राष्ट्रवाद जगत गुरु शंकराचार्य से आता है, वो राष्ट्रवाद भगवान बुद्ध से आता है, महावीर से आते हैं। ये राष्ट्रवाद कबीर, तुलसी, गुरु नानक से आता है। ये राष्ट्रवाद महात्मा गांधी से आता है। ये हमारा राष्ट्रवाद है जिसमें हिंसा की स्थान नहीं है। तो ये अपने गाय के बारे में इनके नेता क्या बोले हैं और राम के बारे में इनके नेता क्या बोले हैं, पहले स्पष्ट कर लें। और हमारे नेता महात्मा गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हमारा। ये जब गोली लगी थे राम करके प्राण त्यागे, तो हमको ये राम भक्त बताएंगे।
और 15 साल रमन सिंह सत्ता में रहे, राम वनगमन पथ क्यों नहीं बनाए? हमने तो वादा नहीं किया था हम राम वनगमन पथ बनाएंगे, लेकिन हम बना रहे हैं। ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर है छत्तीसगढ़ की। हमारे बौद्ध सिरपुर में भी जो बौद्ध की प्रतिमाएं हैं, मैं समझता हूँ नालंदा के बाद सबसे बड़ा है हिंदुस्तान में, हम उसको भी विकसित कर रहे हैं। हमारे जो आदिवासियों की जो संस्कृति है उसको भी हम संरक्षित करने जा रहे हैं। तो हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो धरोहर है उसको हम बचाना चाहते हैं। हम कोई धार्मिक भावना से नहीं कर रहे हैं, हम सांस्कृतिक रूप से कर रहे हैं। और राम तो हमारे जनजीवन में रचा बसा है। अभी धान कटाई का सीजन चल रहा है, धान नपाई का सीजन चल रहा है, धान हम नापते हैं। अब तो काटा तराजू आ गया साहब, बोरे में भरते हैं। पहले काठा में नापते थे, जब काठा में नापते थे तो पहले राम कहते थे, उसके बाद 2 गिनते थे, 1 नहीं बोलते, वो राम को समर्पित। ये हमारी संस्कृति है। हम मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, विदा होते हैं तब राम राम कहते हैं, सुख में हो दुख में हो तब भी राम कहते हैं। और ये भाजपा वाले राम मंदिर बनाए 75 के पहले कब ये राम मंदिर का नाम लिए? और हमारे छत्तीसगढ़ में नवधा रामायण और गांव गांव रामायण, मानस गान प्रतियोगिता गांव गांव होता है, ये भाजपा वालों ने सिखाया है। यहां नवधा रामायण की शुरुआत किसने की? नवधा रामायण की शुरुआत या रामलीला की शुरुआत कोई भाजपा के नेता ने शुरुआत नहीं की साहब। छेदीलाल बैरिस्टर ने सबसे पहली शुरुआत की रामलीला की। कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, इन्होंने शुरुआत की है, ये थोड़ी शुरुआत की है जो आज बड़ा राम भक्त बन रहे हैं। भूपेश जी, लेकिन एक परसेप्शन का खेल है, परसेप्शन भी बनता बिगड़ता रहता है। राहुल गांधी आपके नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, फिर बीच में उन्होंने पद छोड़ा। ये इमेज बन गई कि जब वो बयान देंगे तो ऐसा लगता है कि वो बालाकोट की स्ट्राइक पर भी सवाल उठा देंगे, या हिंदुस्तान में पुलवामा में कुछ हो तो उस पर भी सवाल उठा देंगे। तो एक इमेज और परसेप्शन ऐसा चला गया। दूसरा, जब मैं क्षमा चाहूंगा जी, कभी भी उन्होंने सेना के जवानों के सवाल नहीं उठाया। उन्होंने सबसे पहला ट्वीट आप निकाल के देख लीजिए, बालाकोट में जो हुआ, सबसे पहले उन्होंने सेना को सलाम किया है। मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे जवानों का। वो तो फिर सवाल पूछ पूछ के आप लोग इधर से उधर खड़ा कर दिए, वो अलग बात है। तो अच्छा, परसेप्शन बनाने वाले कौन है साहब? तो आपको लगता है कि विरोधी ज्यादा हो गए हैं? परसेप्शन देखिए, एक चीज है समझ लीजिए, विपक्ष गांधी नेहरू परिवार के आलोचना के बिना इनका पेट का पानी नहीं पचता साहब। इंदिरा जी को इन्होंने गूंगी गुड़िया कहा था, और जब उनको अवसर मिला तो फिर इन्होंने ही दुर्गा का अवतार भी कहा था। तो राहुल गांधी जी को आज जो कुछ बोल रहे हैं, आने दीजिए उनका समय, उसके बाद देखेंगे राहुल गांधी जी देश के लिए क्या करते हैं, और उसके बाद फिर विपक्ष उनके बारे में क्या बोलेंगे। अच्छा, कुछ बातें आपकी पार्टी के नेता के तौर पर व्यक्तिगत होती होंगी, लेकिन मैं आज आपसे पूछ रहा हूं मंच पर कि आपकी राहुल गांधी से लंबी बातचीत होती है। प्रियंका गांधी जो एक और नेता हैं जो उसी परिवार से आती हैं, सबसे ज़्यादा निशाने पर ये 2 होते हैं विपक्ष के, और खासतौर पर बीजेपी के। क्या लगता है आपको कि आप कह रहे हैं आने दीजिए, वक्त जब उनका आएगा वो देश के लिए क्या करेंगे? मैं आपसे एक नेता के तौर पर पूछ रहा हूँ कि आखिर कहाँ ऐसी चूक हो गई कि जब आप बिहार में सत्ता में आते आते रह गए, कहा गया कि कांग्रेस की वजह से ये हो गया। राहुल गांधी तो टूरिज्म करने गए थे, और कुछ लोगों ने सवाल भी उठा दिया कि वो सीरियस नहीं है, सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। बराक ओबामा ने उनके बारे में अपनी एक किताब में भी लिख दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका नेता है, आपकी आप तारीफ करेंगे, लेकिन विरोधियों को क्या जवाब देंगे जो इस तरह के सवाल उठाते हैं कि ये तो सीरियस राजनीतिक है ही नहीं, गंभीर राजनेता है नहीं? और प्रियंका गांधी का चमत्कार कहाँ है? यूपी में कांग्रेस की स्थिति क्या है? वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं रोक पाई, रिवोल्ट राजस्थान में भी हुआ, रिवोल्ट मध्य प्रदेश में सरकार चली गई। तो आखिर ये जो नेता है जिनको आप कहते हैं कि भविष्य के नेता हैं या आगे चल के कुछ कर दिखाएंगे, तो ये अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ सरकार है वो सरकारें चली जाती। देखिए साहब, कांग्रेस का इतिहास आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कांग्रेस की है क्या चीज़। 69 में क्या हुआ था, 78 में क्या हुआ था, और 89-90 में क्या हुआ था। इंदिरा जी के समय में पार्टी 2 भागों में बढ़ गया था। जब हारी तो पर पार्टी 2 भागों में विभक्त हो गया, फिर पार्टी खड़ी हुई। तो कांग्रेस कभी खत्म होने वाले नहीं। ये लोग बोलते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत, ये 7 जन्म ले लेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा।
कांग्रेस जो देश की जो आत्मा है वो कांग्रेस में रस्ती बसती है, क्योंकि वहीं से सारे लोगों को लेकर, सारे विचारों को लेकर, सारे जो संत महात्मा हुए जितने विचार हैं वो कांग्रेस के संविधान में हैं, वो उससे बाहर हो नहीं सकता साहब। और इसलिए आज बहुत सारे लोग रहते हैं जिसको आलोचना कर करके उसको घेर के उसको आप बाहर कर देते हैं, लेकिन एक समय आता है जब लोग समझ जाते हैं, उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम में वही आते हैं। तो आज भले आप कितना भी कह लीजिए कि बिहार में क्या हुआ, वो घूमने गए थे, एक चीज़ बताइए, अभी कोरोना हुआ तो सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा था ना कि कोरोना को आप हल्के से मत लीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा था ना कि ये जो लॉकडाउन कर रहे हैं ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। आज क्या हुआ? जीएसटी का आकार, जीडीपी का आकार कम हो गया बॉस। जीडीपी कम होना अलग बात है, आकार ही कम हो गया। तो जो राहुल गांधी जी 10 महीने 11 महीने पहले कहे थे वो बात आज सच हो गया। तो सीरियसनेस क्यों नहीं है? सीरियसनेस उनमें है कि नमस्ते ट्रम्प करने में है। और नमस्ते ट्रम्प का ट्रम्प क्या हुआ? नमस्ते हो गया। कोई देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके तो प्रचार करते हैं क्या? लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हुआ, अमेरिका में जाके हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, वही हुआ ना। और क्या हुआ? वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रम्प जो है वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, वो स्वीकार ही नहीं किया। बिडेन जी, आप कह रहे हैं यहाँ आ गए थे नमस्ते हो गया उनका। तो नमस्ते हो गया, नमस्ते के कारण से हम कोरोना में फंस गए भाई। यदि उसके पहले यदि इंटरनेशनल फ्लाइट रोक देते तो कोरोना इतना फैलता क्या इस देश में? बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिसमें कोरोना नहीं है। हम अपने देश को भी बचा सकते थे, क्योंकि ये बीमारी है वो हमारे देश के था ही नहीं। वो चीन से निकल के घूमते घूमते आया तो वो व्यक्ति से आना था। तो जितने भी विदेश से आने वाले लोग हैं उसको रोक लेते, या आ गए हैं उसको होम क्वारंटाइन में रख लेते, आइसोलेशन में रख लेते, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते। तो ये देश में जो 1 करोड़ के आसपास लोग जो प्रभावित हुए हैं और लाखों लोग जो मर गए हैं वो कम से बच जाता। मुख्यमंत्री जी, एक जो इस समय जो विवाद की जड़ है वो ये है कि सेंट्रल जो पूल से आपको जीएसटी का हिस्सा मिलता है वो हो या केंद्र की आर्थिक मदद हो, चाहे विकास की परियोजनाओं को लेकर हो। चूंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और इसको आर्थिक मदद की ज़्यादा जरूरत होती है। आपको लगता है कि सुनवाई नहीं हो रही है? क्योंकि चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करूं मैं, चाहे मैं ममता बनर्जी की बात करूं या बाकी राज्यों की, या केंद्र में जो सरकार बैठी है, उस पर यह आरोप लगता है कि वो जीएसटी को लेकर भी जो जायज़ हक है वो नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। आपने तो लोकसभा में पारित किया, एक्ट बनाया है, और आपने यह मतलब उसमें एक्ट में ये है कि जो उत्पादक राज्य हैं उसे 5 साल तक के जो जीएसटी में नुकसान होगा, टैक्स में जो नुकसान होगा उसे भरपाई करेंगे और सेंटर से उसको पैसा दिया जाएगा। जो चीज़ लोकसभा में पारित किया है, जो एक्ट में है, जो कानून बन गया है, उसकी भी पूर्ति ये सरकार नहीं कर पा रही है। अब 20 लाख करोड़ के पैकेज अलग बांटे जा रहे हैं जो किसी को नहीं मिला। आपको कुछ नहीं मिल पाया? नहीं, मैं तो आपसे पूछता हूँ दिलीप जी, आपको कुछ मिला क्या 20 लाख में से? हम उस परिभाषा, मैं पत्रकार हूं तो मुझे लगता है कि मैं भाभी जी से पूछ लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि क्या मिला, कैसे मिला, देखूं। मैं घर में पूछ मैं लूंगा। टैक्स पे करता हूं तो शायद मैं अधिकारी भी नहीं हूं कि मुझे मिलना चाहिए कुछ। इतना टैक्स पे कर देता हूं, कई बार लगता है कि अगर बिना टैक्स के जीवन चल जाए तो अच्छा ही है। लेकिन जो 20 लाख आपके यहाँ आके गोबर बेचने में ज़्यादा फायदा लग रहा है मुझे। बिल्कुल, जो गरीब लोग हैं उसके लिए तो, और दूसरी चीज़ केवल वो आय का साधन नहीं है, वो एक ऐसे साइकिल है जिससे पूरे अर्थव्यवस्था को, पर्यावरण को प्रभावित करने वाला है, हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है। क्योंकि आप जैविक खेती करने जाएंगे तो आपको जो अनाज है वो शुद्ध मिलेगा। आज जितने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर युक्त आप भोजन कर रहे हैं, आप भले नशा पान ना करें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसके बीपी, शुगर, कैंसर और पता नहीं क्या। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं कि आपकी जो चमक है ये सत्ता की है या ये जो आप खा रहे हैं देसी जो अनाज खा रहे हैं या बिना केमिकल का, उसकी चमक है? मैं तो किसान आदमी हूँ दिलीप जी। मैं सत्ता में नहीं था तब भी आप मिले थे। मैं समझता हूँ उस समय भी मेरे चेहरे में कोई कमी, चमक में कोई कमी नहीं थी। और उस समय भी आपको मेरे वो बात याद है
कि रमन सिंह के जाने का समय है और मेरा आने का समय है, वो डायलॉग भी आपको याद है, उससे भी मेरे चेहरे में चमक कोई कम नहीं थी, जबकि बस्तर से दौरे से आया था मैं। इनके जाने का समय और मेरे आने का समय है, ये आपने बिल्कुल उसी अंदाज में कहा था, शहंशाह के अंदाज में। जी। और आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी और आपने कहा कि अब की बार 65 पार का नारा ये हमारे लिए लगा रहे हैं और आप ही 65 पार 70 हो गया बस, अब तो 70 हो गया। अच्छा, ये नक्सलियों के मुद्दे पर ये जो सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन लोग, ये जो लोग भी हैं, मतलब वो चाहे आप समाज से कटे हुए लोग हों या अलग विचारधारा को लेकर बढ़ने वाले लोग हों, इतने लोगों का मारा जाना, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हों चाहे निर्दोष लोग हों, और नक्सलवाद के नाम पर बहुत से ऐसे निर्दोष बेगुनाह, कानून कहता है कि भाई एक बेगुनाह जेल नहीं जाना चाहिए, वो दोषी को सजा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन बेगुनाह को मत भेज देना। लेकिन अभी भी क्या स्थितियां बदल रही हैं? आपको क्या लगता है कि सत्ता में आने के बाद परिभाषाएं बदल जाती है, मायने बदल जाते हैं, या व्यवस्था वैसे ही चलती है? क्योंकि नीचे जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करने में शिकंजा कसने में थोड़ा वक्त लगता है। भाई अधिकारी भी वही हैं, पुलिस भी वही है, और पुलिस के कर्मचारी भी वही हैं, पुलिसकर्मी भी वही हैं, लेकिन आप काम किस प्रकार से ले रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। पिछले सरकार में ये था रमन सिंह जी के समय में कि आंकड़े लेकर आओ, हर महीने टारगेट फिक्स होता था, इतने नक्सली बंद होना चाहिए, तो फिर पुलिस वाले लगे रहते थे कि ज़बरदस्ती किसी को FIR करते थे, उसमें फला नक्सली, उसमें अन्य लिख देते थे, फिर उसके बाद फिर पकड़ के उस गांव से उठा के लाते थे और भरमार बंदूक पकड़ा देते थे। इतने भरमार बंदूक हैं, जितने भरमार बंदूक ये लोग पकड़े हैं, यदि रखने को हो तो अपने जो पुलिस के थानों में जगह नहीं बचेगी, इतने ये लोग सरेंडर मतलब जब्ती दिखाएं। लेकिन स्थिति क्या, ये भोले भाले लोगों को नक्सली बता के जेल में ठूंसते रहे या इनकाउंटर करते रहे। मैंने तो स्पष्ट कहा कि देखिए, जब तक के आप किसी भी गैर नक्सली एक को भी मारते हैं तो पूरा जो गांव है, पूरा इलाका आपके खिलाफ में खड़ा हो जाता है। मैंने अधिकारियों से यही कहा कि आप यदि पकड़ते हैं तो नक्सलियों को पकड़िए, मारते हैं, यदि आपके खिलाफ बंदूक उठा रहे हैं तो आप भी उसको इनकाउंटर करते हैं तो उनको करिए, लेकिन निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। और इसी कारण से देख लीजिए कि 2 साल में अभी तक के ह्यूमन राइट्स वाले हमारे छत्तीसगढ़ नहीं आए था, कोई आवाज़ नहीं उठाए हैं हमारे, बिल्कुल हमने कहा और उसका पालन भी किए। और इसने हमने सूत्र बनाया है कि विश्वास पहले जीतो वहाँ के रहने आदिवासियों का, और विकास करो और फिर सुरक्षा अपने आप होगी। तो विश्वास और सुरक्षा, ये त्रिवेणी से हम लोग काम कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट अब आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।